नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर के साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। हमारे इस खास शो में होगी 24 घंटे की सभी बड़ी खबरें पूरी रफ्तार और विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के बहाने बिहार की जातिवादी राजनीति पर चोट की है। पीएम मोदी दिनकर की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर को याद किया और कहा कि दिनकर की कविताओं ने समाज को जगाया है। मोदी ने दिनकर के बहाने बिहार की जातिवादी राजनीति पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि दिनकर का सपना था कि बिहार आगे बढ़े, लेकिन विकास जाति से नहीं गुण से होता है। मोदी ने ये भी कहा कि दिनकर जातिवाद को नहीं मानते थे। उनके मुताबिक एक या दो जाति के समर्थन से राज नहीं चलता। मोदी ने कहा कि हमें दिनकर का सपना साकार करना है। यदि जातिवाद से हम ऊपर नहीं उठे तो बिहार का सार्वजनिक जीवन गल जाएगा। आपको बता दें कि दिनकर की 2 किताबों के 50 साल पूरे होने पर दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पीएम मोदी ने ये बातें कही हैं। 1 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार ने अपना सालाना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाया है। जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार ने आते ही देश में कई सकारात्मक बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने महंगाई कम करने को लेकर कई जरूरी कदम उठाए और आज अर्थव्यवस्था को लेकर देश में उत्साह का माहौल है। जेटली के मुताबिक सरकार ने टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया है और जीएसटी पर कई बड़े फैसले लिए और साथ ही कोयला स्पेक्ट्रम विवाद खत्म किया। साथ ही काले धन को लेकर सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। पीएम मोदी की विदेश यात्राओं का जिक्र करते हुए जेटली ने कहा कि अन्य देशों में भारत की छवि को लेकर बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर सरकार ने जोर दिया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए कई मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की है। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और इसकी जिम्मेदारी कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को सौंपी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सचिन पायलट ने कहा कि मोदी सरकार में किसान हर तरह से मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री विदेश जाकर अपने देश के लिए नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं और यूपीए सरकार की योजनाओं का श्रेय भी मौजूदा केंद्र सरकार लेना चाहती है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के विवादित बयान पे निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के मंत्री ध्रुवीकरण का खेल खेल रहे हैं। सचिन पायलट ने राहुल गांधी के सूट बूट वाले बयान को भी सही ठहराया है। केंद्र सरकार जहां 1 साल पूरा होने पर अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी केंद्र की सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच जारी विवाद पर केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए गजट अधिसूचना जारी की है। बजट अधिसूचना में कहा गया है कि सेवा, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि संबंधी मामले राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। साथ ही एलजी को दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का पूरा अधिकार है। वे चाहें तो मुख्यमंत्री की सलाह ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आर्टिकल 239A का हवाला देते हुए कहा है कि आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को प्रशासन केंद्र के हाथ में होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल का समर्थन करते हुए कहा है कि नजीर जंग को नौकरशाहों की नियुक्ति जैसे मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सलाह मशवरा लेना अनिवार्य नहीं है। पूरे विवाद को देखकर लगता है जैसे केंद्र सरकार खुलकर इस मसले में नजीर जंग के साथ खड़ी है। मुलायम सिंह के आवास पर आज जनता परिवार की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार और देवगौड़ा के न पहुंचने की वजह से ये बैठक अधूरी रह गई। दरअसल नीतीश कुमार की आंख में समस्या होने की वजह से नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं शामिल हुए, तो वहीं देवगौड़ा नाराज थे कि उनको देर से जानकारी मिली और उसकी वजह से वो इस बैठक में नहीं आए, बल्कि एक प्रतिनिधि को भेज दिया।
कहा यह भी जा रहा है कि अब जनता परिवार का विलय बिहार चुनाव से पहले नहीं होगा, बल्कि बिहार चुनाव में संयुक्त मोर्चे के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद जनता परिवार के विलय पर फैसला किया जाएगा। इस साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकता है। उससे पहले तकनीकी बाधा को दूर कर लिया जाए, इसलिए ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में ये भी तय होना था कि साझा चुनाव चिन्ह क्या होगा और जनता परिवार का साझा झंडा क्या होगा, लेकिन इन नेताओं के न पहुंचने की वजह से ये बैठक अधूरी रह गई। भले ही सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जनता परिवार का विलय चाहते हों, लेकिन रामगोपाल यादव कभी भी इसके हिमायती नहीं रहे हैं। यही वजह है कि तमाम तरह की बयानबाजी होती रहती है और जनता परिवार का क्या होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जयललिता एक बार फिर से तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनेंगी। आज सुबह चेन्नई में हुई विधायक दल की बैठक में जयललिता को विधायक दल का नेता चुना गया। जयललिता की विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल रोसैया ने इस्तीफा स्वीकार कर जयललिता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। माना जा रहा है कि जयललिता कल सीएम पद की शपथ ले सकती हैं। आपको बता दें कि करीब 8 महीने पहले जयललिता को स्पेशल कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया था, जिसके बाद जयललिता को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 मई को निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया था, जिसके बाद जयललिता के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि दूसरा मौका है जब जयललिता बीच कार्यकाल में ही इस्तीफा देकर दोबारा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनेंगी। आरक्षण के लिए फिर आंदोलन पे उतरे गुर्जर, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग किया जाम। राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में सैकड़ों गुर्जर ने 5% आरक्षण देने की मांग को लेकर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर डुमरिया और पिलुकापुरा के निकट रेल ट्रैक को जाम कर दिया। गुर्जर आंदोलन वर्ष 2008 से चल रहा है। आंदोलन के विभिन्न चरणों में 72 गुर्जरों की पुलिस फायरिंग में मौत हो चुकी है। आरक्षण का मसला अभी भी राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है। गुर्जरों को आरोप है कि सरकार ने आरक्षण दिलाने के लिए कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की है। गुर्जर आंदोलन के कारण करीब 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। साथ ही कुछ उत्पाती लोगों ने ट्रेन की पटरियों के क्लिप निकालकर पटरियों को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है। कन्नौज में जी संगम की खबर का असर हुआ है। यहाँ वृक्षारोपण अभियान में लापरवाही बरतने पर 2 दरोगाओं की छुट्टी कर दी गई। डीएफओ ने दोनों को सस्पेंड किया। जी संगम ने दिखाया था कैसे वन विभाग के लापरवाह अधिकारी सीएम अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को बर्बाद कर रहे हैं। हालात यह है कि पिछले 5 जून को पर्यावरण दिवस पर सीएम अखिलेश के लगाए गए पीपल के पेड़ को भी विभाग नहीं बचा पाया। सुरक्षा में उनकी चूक थी और एक जो था वो मुख्यालय पे अपना रहता भी नहीं था, कहीं दूर से आता जाता था, तो उसको पहले वार्निंग भी दी गई। तो 1917 तक उनको निलंबित किया गया, एक तिरवा क्षेत्र के वन रक्षक और तिरवासा क्षेत्र के वन रक्षक। सीएम ने निर्देश दिए थे कि रौसा गांव में 1 लाख से ज्यादा वृक्ष लगाए जाए, जिसके लिए 22 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही 80% से ज्यादा पेड़ नष्ट हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के निर्देशन में चल रहे पालनागृह घोटाले की जांच के मामले में उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव रेणुका कुमार ने अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में तमाम सारे घोटाले को लेकर तथ्य सामने आए हैं। घोटाला करीब 69 करोड़ रुपए का सामने आया है। दरअसल इस पूरे मामले में जिस तरीके से घोटाला हुआ, तमाम एनजीओ को लाभ पहुंचाया गया, सरकार के निर्देशों की अवहेलना करते हुए कई सारे ऐसे एनजीओ को लाभ पहुंचाया गया जो अस्तित्व में ही नहीं है। यह भी देखने को मिला कि पालना गृह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े, इसका लाभ महिला मजदूरों को नहीं मिल पाया। इस पूरे मामले की प्रारंभिक जांच उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने भी कराई थी और उसी संबंध में एक PIL भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई थी। याचिका के निस्तारण के समय सरकार को यह आदेश दिया गया था कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और जांच रिपोर्ट अदालत के सामने तय समय के अंदर प्रस्तुत की जाए। प्रमुख सचिव रेणुका कुमार ने अब इस पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए अदालत से और समय मांगा है, ताकि दूसरे जिलों की भी जांच सामने हो सके और तमाम घोटालेबाज बेनकाब हो सके। कूड़े से बिजली बनाने वाली कंपनी A to Z इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कानपुर नगर निगम ने आपराधिक मुकदमा कायम कराया है। लगभग 5 साल पहले नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस निजी कंपनी के साथ करार किया था। मंशा यह थी
कि हर रोज शहर से निकलने वाले 1200 टन कूड़े से शहर वासियों को निजात मिलेगी और बिजली संकट का हल भी निकलेगा। इसमें करोड़ों का खेल हुआ। बिजली बनी नहीं, लेकिन शहरी सीमा पर कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए। इससे शहर के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा और संक्रामक बीमारियां फैलने लगी। मामले के तूल पकड़ने पर कंपनी पावर प्लांट में ताला लगाकर भाग गई। जो कूड़ा है ये रॉ मटेरियल है। अगर ये कूड़ा हम इनको देंगे नहीं तो वहाँ पे ये अपना प्रोजेक्ट खड़ा करके करेंगे क्या? तो ये जो कूड़ा है ये रॉ मटेरियल है और इस कूड़े को ये कलेक्शन पॉइंट से लेकर अपने यहाँ तक सीधे लेके जाएं और उसको ढुलाई का कोई पैसा नगर निगम नहीं देगा, क्योंकि ये उनका रॉ मटेरियल है। वो अपने रॉ मटेरियल को कलेक्ट करेंगे। अब करोड़ों टन कूड़े के निस्तारण के लिए नगर निगम ने एक बार फिर दूसरी कंपनियों से प्रपोजल मांगा है। लेकिन सवाल यह है कि अपनी पिछली गलतियों से क्या उसने कोई सबक सीखा है? ग्रेटर नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण में तैनात तहसीलदार अजीत परेश द्वारा अरबों रुपए की जमीन को 15 लोगों के नाम पर दर्ज करने के मामले में अब जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर एनपी सिंह ने जांच शुरू करा दी है। नोएडा के सोरखा गांव में ग्राम समाज की जमीन को गलत तरीके से गांव के एक परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए 15 लोगों के नाम पर दर्ज करने वाले तहसीलदार अजीत परेश के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। दरअसल सोरखा गांव में 250 बीघा एलएमसी की जमीन को 2013 में अजीत परेश नाम के इस तहसीलदार ने गलत दस्तावेजों के आधार पर 15 लोगों के नाम पर दर्ज कर दिया था। और जिलाधिकारी प्रशासन को हमने व्यक्तिगत रूप से जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है और संभवतः आज या कल में रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी इसमें वांछित कार्रवाई होगी मेरे द्वारा कानूनी रूप से तत्काल कर दी जाएगी। घोटालेबाज अधिकारियों को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मलाईदार पदों पर बैठाने का ये पहला मामला नहीं है। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी द्वारा शुरू कराई गई जांच कब तक पूरी हो पाती है और कब तक पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा। मैगी पर हुए खुलासे के बाद प्रदेश भर में छापेमारी की कार्रवाई जारी। आगरा में खाद्य विभाग की टीम ने 2 डिस्ट्रीब्यूटरों पर की कार्रवाई। यूपी के बाराबंकी से लिए नमूनों में लेड की भारी मात्रा के बाद अब प्रदेश के तमाम जिलों में छापेमारी कर मैगी के नमूने लिए जा रहे हैं। आगरा में खाद्य विभाग की टीम ने मैगी के 2 डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें दोनों के 89 बड़े डिब्बों को सील कर दिया गया है और 5 नमूने भी लिए गए हैं। सील किए गए प्रोडक्ट की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आकी जा रही है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कि एक लिमिट तक ही अलाउ किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी मात्रा बहुत अधिक थी। इस आधार पर इन नमूनों को उन्होंने मिलावटी घोषित किया है। इसी वजह से हम प्रिकॉशनरी एक्शन ले रहे हैं कि ऐसा तो नहीं इसके बाद के बैचों में भी इसी तरह की कोई इंसिडेंट हो। फिलहाल खाद्य विभाग की टीम को नमूनों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग पर निजी बिजली घरानों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है। आरोप ललितपुर के मेगा प्रोजेक्ट को लेकर के लगाया गया है। बजाज द्वारा ये मेगा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और इसको लेकर के इसकी लागत को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। 3 सदस्यीय समिति पावर कॉर्पोरेशन की इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नियामक आयोग में उपभोक्ता परिषद ने शिकायत कराई है और साथ ही साथ तमाम इंजीनियर्स एसोसिएशन भी अब इस पूरे मुद्दे पर सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इंजीनियर्स ने अब जारी बयान में यह कहा है कि सरकार निजी घरानों को लगातार लाभ पहुंचा रही है, जबकि सरकारी क्षेत्र में निवेश कम किया जा रहा है। ऐसे में बिजली उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में और भी महंगी हो सकती है। पहले ही दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली दरें हैं। ऐसे में अगर निजी बिजली घरानों को लगातार लाभ पहुंचाने का काम किया गया तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बिजली दरें बढ़ सकती हैं। मोदी सरकार को घेरने में जहां विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए नई तरकीबें निकाल रहे हैं। मोदी प्रशंसकों ने इस कड़ी धूप में सड़क किनारे ठेला और पटरी लगाकर सामान बेचने वालों के लिए मोदी छतरी बांट रहे हैं। तापमान जहां 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और आसमान से आग बरस रहा है, ये छतरी सुकून तो दे ही रहा है, साथ में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी बढ़ा रहा है। ठेला वाले, खुमचे वाले, मोची जो सड़क पे गर्मी में खुली धूप के नीचे बैठे हैं, हम लोग उनकी परेशानी कम करने के लिए उनको छाता दे रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये काम हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी खामियों को लेकर समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं और एक दूसरे को नीचे दिखाने की एक होड़ सी लगी है और ऐसे में उनके अपने संसदीय क्षेत्र में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। पीलीभीत में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली है। यहां जिला अस्पताल में बुरी तरह झुलसा एक परिवार दर्द से तड़पता रहा, इलाज के लिए तरसता रहा और डॉक्टर इधर उधर टहलते रहे। आरोप परिजनों ने लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि बुरी तरह झुलसे हुए परिवार के लोगों को वो इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन वहां उनकी किसी ने सुध लेने की कोशिश तक नहीं की। परिवार के आधे लोग अस्पताल में जमीन पर तड़पते नजर आए, जबकि कई लोगों को स्ट्रेचर नसीब तो हुई, लेकिन इलाज नहीं मिला। हैरत की बात तो ये है कि पीड़ितों में से कुछ 80% तक झुलसे हुए थे। उधर जब अस्पताल प्रशासन से इस बारे में पूछा गया तो मरीजों की संख्या ज्यादा होने की दलील देकर डॉक्टर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। दरअसल बुरी तरह झुलसे लोग नगर कोतवाली के देशनगर के रहने वाले हैं और घर की बहू ने केरोसिन छिड़ककर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जिसे बचाने के चक्कर में उसका पति, जेठ और एक 10 साल की बच्ची झुलस गई थी। वहीं विवाहिता की मौत हो चुकी है। क्या हो गया? किसने? चाची ने। क्यों? क्या मालूम? फिर आगे लगा दी। और ये कितने लोग कैसे चले? जी मेरे पापा बचाने गए थे। तो सुझल गए। मेरठ कॉलेज मेरठ में छात्र गुटों में चल रही वर्चस्व की लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है। ताजा मामला आज उस वक्त का है जब कॉलेज कैंपस में खड़े छात्र संघ अध्यक्ष पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। घटना के वक्त मेरठ कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष दुष्यंत तोमर आज अपने कुछ साथियों के साथ कॉलेज गेट के बाहर खड़े हुए थे। तभी बाइक सवार कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत यह रही कि इस फायरिंग में बाल बाल बच गए। छात्र संघ अध्यक्ष का कहना है कि छात्र नेता गगन सोम ने उन पर अपने साथियों के साथ फायरिंग की है। कुछ दिन पहले भी उनकी किसी बात को लेकर उससे कहासुनी हो गई थी। छात्रों के 2 गुटों में फायरिंग की सूचना मिली है और एक छात्र को चोट भी लगी है, मगर खतरे से बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। और सारे जितने भी हैं उनमें मुकदमे दर्ज हैं, उसमें सब में हम लोग कार्रवाई करेंगे। मेरठ कॉलेज के जिस मुख्य द्वार पर यह फायरिंग की घटना हुई है उससे महज 100 मीटर की दूरी पर ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एसपी देहात का आवास है। ऐसे में मेरठ में कानून व्यवस्था राम भरोसे ही नजर आती है। यूपी में संगीन वारदातों को अंजाम देने के बाद कमजोर साक्ष्यों की वजह से बरी हो जाने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब इसके लिए एक नया हथियार इजाद किया है। सूबे की पुलिस का नया हथियार है मोबाइल फॉरेंसिक वैन। सूबे में 8 ऐसी फॉरेंसिक वैन की शुरुआत की गई है। इन फॉरेंसिक वैन में वह सभी अत्याधुनिक उपकरण होंगे जो कि एक फॉरेंसिक प्रयोगशाला में होने चाहिए। वारदात की सूचना मिलते ही यह फॉरेंसिक वैन उस घटना स्थल पर रवाना हो जाएगी और घटना से सभी तरह के सबूतों को इकट्ठा करने के बाद उसका विश्लेषण करने के बाद अपराधियों तक पहुंचने में सक्षम होगी। जितनी फॉरेंसिक एविडेंस हैं जो संभव हो सकती हैं, चाहे वो यूरिन हो, स्टूल हो, सीमेन हो, ब्लड हो, हेयर हो, फिंगरप्रिंट्स हो, फुटप्रिंट्स हो, बुलेट्स हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हैं, नारकोटिक्स हैं, हर प्रकार की एविडेंस को हम कलेक्ट कर सकते हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में इस समय कन्विक्शन का रेट बहुत कम है। माना जा रहा है कि इस मोबाइल वैन की वजह से यूपी में कन्विक्शन रेट में बढ़ोतरी होगी। आजमगढ़ में किसानों के साथ बीमा कंपनियों की धोखाधड़ी के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। जी संगम पर खबर दिखाए जाने के बाद डीएम ने यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट करने के लिए शासन को पत्र लिखा है। दरअसल किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर बीमा कंपनियां किसानों की फसलों का बीमा तो कर रही थी, लेकिन फसल बर्बाद होने पर उन्हें प्रीमियम राशि से भी 10 गुना कम मुआवजा दिया गया। यूनियन बैंक की शाखा सेठल में 22 किसानों का फसल बीमा कराया गया, जिसका प्रीमियम 18,000 दिया गया, लेकिन जब मुआवजा देने की बात आई तो 4 किसानों को महज 3,729 रुपए का ही भुगतान किया गया था। फतेहपुर के हदगांव इलाके में एक शख्स पर अपनी मुंहबोली नाबालिग विकलांग बहन के साथ रेप का आरोप लगा है। पीड़िता को घर में अकेला पाकर रामाधार नाम के दरिंदे ने मुंहबोली बहन के साथ रेप किया। पहले चोरी फिर सीना चोरी, ये कहावत बरेली में बिल्कुल सटीक साबित हुई है। छेड़छाड़ के आरोपियों ने
युवती के परिजनों की पिटाई कर दी है। मामला बिसारतगंज थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली एक महिला के साथ लक्ष्मी प्रसाद नाम के शख्स ने छेड़खानी की। महिला के शोर मचाने के बाद मौके पर उसके परिवार वाले पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। लेकिन अगले ही दिन लक्ष्मी प्रसाद अपने परिवार वालों को लेकर महिला के घर पहुंचा और परिजनों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में परिवार के कई लोग घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि मामले में बिसारतगंज पुलिस ने उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की। उनका प्रॉपर मेडिकल करा दिया गया है। जो भी मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसमें जो चोटें आएंगी उसके आधार पर उनके धाराओं में दंडित किया जाएगा। इसकी प्रॉपर विवेचना होगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी दोषी। फिलहाल इस मामले में बड़े अधिकारियों ने दखल दिया है। डीआईजी के आदेश पर एसएसपी ने मामला दर्ज कराया है। साथ ही एसओ को एसएसपी ने तलब भी किया है।